नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय जिसको बीएचयू भी कहा जाता है वाराणसी में उस जगह पर हूँ। कैंपस के अंदर मेरे ठीक सामने यहाँ पर विश्वनाथ मंदिर है। एक और विश्वनाथ मंदिर जो मुख्य विश्वनाथ मंदिर जो वाराणसी का मशहूर है, उसके अलावा ये बीएचयू कैंपस के अंदर बना हुआ है। काफ़ी यहाँ पे छात्रों का अभी परिसर कुछ ही दिन पहले खुला हुआ है, तो कई सारे छात्र यहाँ उत्साह के साथ आ रहे हैं पढ़ाई के लिए। कुछ देर पहले तक उनकी कक्षाएं चल रही थी, अभी भी शायद कुछ छात्रों की कक्षाएं चल रही हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ छात्र यहाँ पर हैं। इनसे हम ये बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि जो चुनाव अब 7वें फेज़ में, यानी जो आखिरी फेज़ है, आखिरी चरण का चुनाव है, उस चरण में बनारस में भी चुनाव होना है। और आप सबको पता है कि बनारस बहुत ही हॉट सीट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से लोकसभा के सदस्य हैं। विधानसभा की 8 सीटें यहाँ पर हैं और 2017 के विधानसभा चुनाव में 8 सीट भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के कब्जे में थी। इस बार चुनावी परिस्थितियाँ थोड़ी अलग हैं। ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ के लोगों से बातचीत करने में कि 2017 वाली स्थिति दोहराई जाएगी। खैर, इन छात्रों से हम पूछते हैं कि चुनाव के मुद्दे इनके लिए क्या हैं जो चल रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या छात्रों की, युवाओं की समस्याएं भी इस चुनाव में कुछ मुद्दा हैं या फिर उनको इग्नोर किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल एक छात्र होने के नाते और एक युवा होने के नाते जहाँ तक मेरा मानना कि शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, ये एक छात्र के लिए प्राथमिक मुद्दा होना चाहिए सबके लिए। और जब हम वोट करने जाएंगे तो हम इनको ध्यान में रखकर ही वोट करेंगे। इसके अलावा जो आप काशी धर्मनगरी काशी में खड़े हैं, तो जो यहाँ धर्म संस्कृति पे जो कार्य हुए हैं, जैसे विश्वनाथ कॉरिडोर हैं या अयोध्या में राम मंदिर जो बन रहा है, उन सब का भी एक युवा जो है अपनी सांस्कृतिक विरासतों को जो सहेजा जा रहा है उसको भी ध्यान में रख के वोट करेगा। सांस्कृतिक विरासत को, मतलब जो विश्वनाथ कॉरिडोर है, उन चीज़ों से छात्रों का क्या वास्ता है? छात्रों का वास्ता ठीक है, आपने कहा धर्म संस्कृति से है, लेकिन जो रोज़गार की बात होती है, युवाओं के और मुद्दों की बात होती है, वो मुद्दे चुनाव में कहाँ हैं? देखिए, कई दलों ने इस मुद्दे को उठाया है, पर दुख की बात तो ये है कि जो सत्ता दल है उसने इस मुद्दे को कहीं पीछे छोड़ दिया है। युवाओं के मुद्दे को, युवाओं के मुद्दे को थोड़ा पीछे छोड़ दिया है। वो अधिकतर हिंदू मुसलमान पोलराइजेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं बजाय के मुद्दों पे। इसका कारण यह है कि बीते 5 वर्षों में जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसने युवाओं को रोजगार के एक भी रोजगार नहीं दिए बीते 5 वर्षों में, जिसको कहा जाता है। और जहाँ तक बात है बनारस की संस्कृति की, तो संस्कृति के नाम पे एक विश्वनाथ मंदिर बन रहा है, बाकी कितने मंदिर वहाँ के आसपास अगल बगल के चारों ओर के मंदिर तोड़े गए। यहीं लंका थाने में 200 मंदिरों के अवशेष पड़े हैं। तो यह भी एक बड़ा मुद्दा है। एक मंदिर बनाने के चक्कर में आप, बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। इन्होंने, क्या आपका नाम है और आप क्या कर रहे हैं? कपीश्वर मिश्रा, एमए पॉलिटिकल साइंस। एमए पॉलिटिकल साइंस से ये कर रहे हैं। और आपका क्या नाम? मैं भास्करादित्य त्रिपाठी, यहाँ हिंदी साहित्य से स्नातक कर रहा हूँ। सवाल उठाया, ये सवाल मेरे जहन में भी आ रहा था, तो ये भी तो संस्कृति से जुड़ा है। जी बिल्कुल, ये जो खबरें आई हैं कि जब मंदिर का निर्माण, कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, तो उसमें कुछ छोटे बड़े मंदिर तोड़े गए हैं। खबरें नहीं आई हैं, मैं तो कवर करने वाला हूँ। सैकड़ों मंदिरों के टूटने की खबर मैंने खुद। इस पे जो मैं आपको मत बता रहा हूँ, इन्हीं के विभाग के राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर हैं कौशल किशोर मिश्र जी, डीन भी हैं इनके संकाय के। अभी परसों उन्होंने कहा था, एक बयान में कहा था कि ये जो मंदिर, छोटे छोटे मंदिर तोड़े गए, पहले प्राचीन काल में क्या परंपरा थी कि काफ़ी लोग आते थे, तो जैसे केरल से कोई आ रहा है तो वहाँ से आता, एक शिवलिंग यहाँ स्थापित करता, उसके बाद उसकी पूजा अर्चना करता और वहीं स्थापित हो जाता था। तो ये जो परंपरा थी वो परंपरा विकसित होती गई और ऐसे बहुत से शिवलिंग हो गए। जो पुराणों में जो शास्त्रोक्त है, कहने का मतलब कि अगर वो पुराने हो गए तो उनको तोड़ दिया जाए, फिर नए बना दिए जाए, ये संस्कृति? ऐसा नहीं कहा जा रहा है। ये तो मतलब उल्लंघन हो गया हम लोग की संस्कृति के साथ। जो आप बोल रहे हैं ये उल्लंघन है। ऐसा किया नहीं गया है। जैसे हम यहाँ पे ले आके किसी मूर्ति को रख दिया जाए और उसकी पूजा की जाए, तो हो सकता है कि वो हम आप तक वो सीमित रहेगा, लेकिन जो संस्कृति जुड़ी हुई है, जिसका मूलभूत आधार हमारा जुड़ा हुआ है, वो बड़े पैमाने पे है ना, उसको थोड़ी तोड़ा गया है। उसको और सुशोभित कर दिया गया, वो मतलब शोभा के लायक बना दिया गया है। मतलब हाँ, वही कि एक बड़ा मंदिर बन जाए, बाकी छोटे मंदिरों को तोड़ दिया जाए। छोटा मंदिर तोड़ा ही नहीं गया, वो चीजें तोड़ी गई जैसे। अच्छा, ठीक है, मैं उस विवाद पे बहुत चर्चा कर चुका हूँ और परिसर के अंदर छात्रों के साथ में छात्रों और युवाओं के मुद्दे पर ही बात करना चाहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या
ये अब जो सवाल इनसे अभी मैंने शुरुआत में पूछा कि युवाओं और छात्रों के मुद्दों को इस पूरे चुनाव में 6 चरण के छठे चरण का चुनाव होने वाला है, कितनी उसको तवज्जो दी गई और कितना उसका महत्व है? देखिए, हर बार के चुनाव की तरह इस बार भी चुनाव में युवा और छात्रों का मुद्दा उतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया है। और ये ऐसा हम यूपी बिहार के चुनाव में हमेशा देखने को मिलता है कि सरकारें या फिर जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो जाति, धर्म, मजहब या फिर जो अन्य चीज़ें हैं उसके आधार पर चुनाव को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। और छात्रों या फिर शिक्षा या फिर साइंस या टेक्नोलॉजी, ये मुद्दे अभी उस हिसाब से नहीं उभारे जाते हैं। और मतलब तो क्यों, वही सवाल वही है कि क्यों नहीं उभारे जाते? देखिए, इसमें 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि अभी अगर हम उत्तर प्रदेश को देखते हैं, उत्तर प्रदेश को ध्यान से देखते हैं, तो जो साक्षरता है उस हिसाब की नहीं है कि हम उस स्तर पे बात करें। अभी हमारे स्तर की बात ये होती है कि लोगों का आम जीवन कैसे सुधारा जाए और लोगों के आम जीवन से जुड़ा हुआ सबसे मुख्य मुद्दा क्या है। तो मुख्य मुद्दा पे क्या है, लोग धर्म को जानते हैं, लोग ये नहीं जानते कि मिसाइल कैसे उड़ेगी। तो उनको उस चीज़ को बताने के लिए मुद्दा हमेशा ऐसी चीज़ें ली जाती हैं। वही कह रहा हूँ कि क्या ये छात्रों के अंदर ये है कि उनको ये चीज़ें बताई जाएं, शिक्षित करना ही नहीं, वो नॉलेजेबल बने, ज्ञान उनके अंदर आए। क्या उनको लगता है कि उनके लिए राजनीतिक दल ये कर रहे हैं? आप बात करें। क्या नाम आपका? मेरा नाम पवन सिंह पड़ेगा। जी पवन जी, बताइए मेरे इसी सवाल का जवाब। सर, ये भी आ गई और ऐसा पता नहीं क्या हो रहा है कि अचानक मैं कई जगहों पे ये हुआ कि मैं जब भी बात परिचर्चा करता हूँ, चाहे वो कैंपस के अंदर हो, चाहे कहीं भी, गाय या भैंस ये आते हैं और ये भी एक बड़ी समस्या। धर्म की नगरी से जुड़े हुए लोग बिल्कुल हैं। बिल्कुल सही बात है। हाँ, कि राण साण सीढ़ी सन्यासी, इनसे बचे तो घूमे काशी। चलिए बताइए सर, मेरा जैसे हमने योगी जी के बारे में सारी चीज़ें सुनी थी, तो हमने सोचा कि कविता क्यों नहीं लिखे योगी जी के बारे में। तो हमने अपना एक स्वरचित कविता लिखा, क्योंकि मैं भी यहाँ फर्स्ट ईयर का भी छात्र हूँ। मैंने लिखा उन पर कि इश्क मुकम्मल है, हमें आधा नहीं चाहिए। इश्क मुकम्मल है, हमें आधा नहीं चाहिए। हमें अखिलेश जी की सरकार, हमें सादा नहीं चाहिए। और इस सेहरा में तो किसी न किसी को पसंद योगी जी आएंगे ही। अरे श्याम थोड़े हैं, मुझे राधा नहीं चाहिए। तो क्या है, आप क्या चाहते हैं कि कौन आए? मेरा यही बस मानना है कि योगी जी आ जाएं और उत्तर प्रदेश का बस विकास और अच्छे से हो जाए। उत्तर प्रदेश में विकास हो जाए। एक बात बताइए कि जो योगी सरकार में 4.5 लाख 5 लाख नौकरियों की बात की जाती है, मैं तमाम युवाओं से जब मिलता हूं तो लोगों को भरोसा नहीं होता कि ये सही मिला है, ये रोजगार दिए गए हैं, लोग अविश्वास करते हैं। ये लोकसभा में एक रिपोर्ट पारित होती है जिसमें ये पहले अखिलेश यादव जी के सरकार में 2012 की रिपोर्ट थी। उस समय 96,000 के आसपास रिपोर्ट में अंकित है। योगी जी के सरकार में जब वो रिपोर्ट फिर से रिवाइज होकर आई तो 2,85,000 के आसपास की आंकड़ा है रोजगार की। और फिर भी ये समाजवादी पार्टी के लोगों को ये दिमाग में नहीं घुसता है कि रोजगार आई है कि नहीं आई है। आप हमारे यहाँ अगर आप डेवलपमेंट देखिएगा तो इस टाइम कम से कम 5 एक्सप्रेसवे हमारे पास है। 5 एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी बढ़िया बनी है। कितने एक्सप्रेसवे पे आप गए हैं? लगभग 3 पे तो मैं घुमा हूँ। किस पे? आगरा पे, दिल्ली पे और लखनऊ वाले पे। आगरा वाला, दिल्ली वाला, लखनऊ वाला कब बना है? ये तो उन्हीं के काल में। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, अभी के सरकार में जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है वो पूरा अभी भी नहीं बना है। मैं अभी वो काम उस पर चल रहा है। 90% उस पर काम हो चुका है। चलेगा ही, पूरा होगा ही। ये देखिए देखिए, अगर जनता अगर अखिलेश यादव को चाह रही थी तो फीता काटने लायक उनको रखी होती, ना कि सरकार पलट दी होती। हमसे सरकार है ना। आप ये बताइए, राजनीति शास्त्र के आप लोग विद्यार्थी हैं, जो लोग भी हैं, कि फीता काटा उन्होंने, विकास किया हुआ होता तो क्यों नहीं आते? तो क्या विकास जो लोग करते हैं वो हर बार जरूरी है कि आए? अरे आ तो रहे हैं। हाँ, अब आ तो रहे हैं, अब कैसे आएंगे? ऐसे ही तो लाया जाता है, ऐसे तो आ रहे हैं लोग। नहीं, हाँ ठीक है, आ रहे हैं तो आने के बाद पता लगेगा ना। देखिए, आप काफी देर से मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। इनकी बातों पे आप जो कुछ कह रहे हैं सहमत हैं? देखिए, तो माना जाए कि ये सारी बीएचयू के युवाओं की आवाज़ है, छात्रों की आवाज़ है? देखिए, जो ये दल शासन कर रहा है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में, दरअसल इसको फीता काटने का ही आदत है। फीता काटने का ही आदत है। अच्छा। यहाँ पे बीएचयू का ट्रॉमा सेंटर है। 2007 में जब राजेश मिश्रा यहाँ के सांसद थे तो उनके समय में यहाँ पे फंड एलोकेट हुआ, तमाम ज़मीनें ली गई और उसके बाद से मोदी जी आके उसका फीता काट गए और बोले कि हाँ, ट्रॉमा सेंटर तो मैंने बनवाया है।
ये फीता काटने की पॉलिटिक्स तो खैर काफ़ी पुरानी है, पिछली सरकारों ने भी काटा है। आपका क्या नाम है? काफ़ी देर सर मेरा नाम राहुल यादव है। तो राहुल यादव जी, आप ये बताइए कि इन्होंने, आपका नाम? राज पांडे जो बात कह रहे थे, उनकी बातों से आप कितने हद तक सहमत हैं? नहीं सर, हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं। देखिए हम एक स्टूडेंट हैं, तो हम म्यूजिक के छात्र हैं। म्यूजिक के वैकेंसी हो चाहे कोई भी वैकेंसी हो, इसमें वैकेंसी नहीं आ रही है। हम शिक्षा पे काम करेंगे, इस बार विकास पे काम करेंगे, महंगाई पे काम करेंगे और युवाओं के लिए रोज़गार का काम करेंगे। हिंदू मुस्लिम जो धर्म हमारा है, हम हिंदू के साथ हैं, मुस्लिम भी हमारे साथ हैं। अगर हम ऐसा कुछ बोएंगे इसमें बीज, तो हम लोग आपस में कट मर जाएंगे सर। ये हमारा हिंदुस्तान विकास पे जा ही नहीं पाएगा, शिक्षा पे हमारा ध्यान जा ही नहीं पाएगा। अगर शिक्षा पे हमें ध्यान ले जाना है, विकास की ओर ले जाना है, तो हमें सर एक ऐसा व्यक्ति चुनना होगा, मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री, जो हमारे देश को आगे ले जाने का प्रोसेस काम करे, ना कि हिंदू मुस्लिम में काम करे। चाहे मिसाइल हो, चाहे कुछ भी बनाना हो, जिससे अगर हम भारत से बाहर किसी देश से अगर हम लड़ाई कर रहे हैं, तो हमारे पास वो हथियार होना चाहिए। हमें शिक्षा पे काम करना चाहिए। अगर शिक्षा पे काम करेंगे तो हमारे युवा हैं जो एक से एक टैलेंटेड निकलेंगे और अच्छे से अच्छे हथियार बनेंगे, जिससे हम लोग बाहर कंट्री पे अपना दबदबा भी बना पाएंगे। सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने से नहीं होगा सर। हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है, कहाँ हो रहा है? हिंदू मुस्लिम जो है हमारी भाजपा सरकार जो है हिंदू मुस्लिम कर रही है, अच्छा है। राम मंदिर बन रहा है, वो भी अच्छा है। लेकिन रहेगी बात कि हमारे जो कहाँ हिंदू मुस्लिम की, आपको ऐसा कहाँ हर जगह सर हो रहा है। देखिए, मैं मुस्लिम या हिंदू के खिलाफ नहीं हूँ, मैं खुद एक हिंदू हूँ। जब मैं जलाया जाऊँगा तो मेरा भी लाश, जब मैं मरूंगा तो मेरा भी लाश जलाया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब हम मुस्लिम हो गए। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि अगर आप भाजपा को वोट नहीं देते हैं तो आप मुसलमान कहलाएंगे। हमारा खुद एक भाई है जो आर्मी बॉर्डर, ऐसा कहा जाता है क्या? कौन कहा जाता है? बिल्कुल कहा जाता है। पता नहीं, ये तो आज तक हमने नहीं सुना है कि ऐसा कि आप वोट नहीं दीजिएगा तो आप मुसलमान हो जाएंगे, आप हिंदू हो जाएंगे। ऐसा कहाँ है? ऐसा कहाँ है? ये तो भाई देखिए, जो समाजवादी पार्टी है, माननीय अखिलेश जी, वो तो एक बिरादर मतलब परिवारवाद की नीति पे चलते हैं। लेकिन जो भाजपा है वो जनहित की काम करती है। अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि बिल्कुल उन मुद्दों पे नहीं जाऊंगा युवाओं और छात्रों के, लेकिन बातें वही आ रही हैं कि हाँ बताइए क्या? देखिए, अगर हम पढ़ लिख रहे हैं, युवा हैं, तो हमारे जो मुद्दे हैं वो पूरे जन के मुद्दे होने चाहिए, पूरे छात्रों के मुद्दे होने चाहिए, युवाओं के मुद्दे होने चाहिए। न कि किसी पार्टी विशेष का चोला पहनकर हम उसके पीछे पीछे दौड़ते रहें और अपनी असली पहचान को छोड़ दें। तो फिलहाल जब हम देख रहे हैं, जब बीजेपी की सरकार आई तो अपने मजबूत वादे लेकर आई, तो उस वादे के मद्देनज़र जितने फर्स्ट सेकंड टाइम वोटर्स थे, खासकर युवा वर्ग लाभान्वित हुए और उनको वोट किए। लेकिन वो सरकार कहीं भी किसी मानक पर खरा नहीं उतरी। इस बात को मैं पूरे दावे के साथ कर सकता हूँ। राज पांडे जी और ये कुछ और लोग कह रहे हैं कि सारे दावे और चाह रहे हैं कि फिर से आए। ये जिंदा नस्लें सवाल करती हैं और मुर्दा नस्लें जिंदाबाद करती हैं। तो जिनको जो दिख रहा है वो बोलेंगे। हो सकता है आंखों कोई पट्टी बनी हो, तो उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी क्या विचारधारा है या किसी का क्या समर्थन करे, मैं नहीं जानता। लेकिन इन 5 वर्षों में जो शिक्षा के आंकड़े आए हैं, जो स्वास्थ्य के आंकड़े आए हैं, चाहे भ्रष्टाचार के आंकड़े आए हैं, अभी स्वास्थ्य का जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी उसमें देखिए यूपी नीचे से फर्स्ट पे है, और फिर चाहे आंकड़ों भ्रष्टाचार में भी है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। और परिवार की आय, तो आप इस सरकार से, जो सरकार ने युवाओं के लिए, छात्रों के लिए किया है, उससे आप संतुष्ट नहीं? पूरी तरह से नाखुश हैं, असंतुष्ट हैं हम। आप पूरी तरह से नाखुश। आप बताएं, क्या नाम आपका? आलोक। आप भी नाखुश हैं कि आप? जी, हम बिल्कुल नाखुश हैं, बिल्कुल नाखुश हैं, पूरी तरीके से नाखुश हैं। क्योंकि इस सरकार में क्या है कि ना तो छात्रों के बारे में कुछ सोचा जा रहा है, ना शिक्षा के बारे में। हर चीज़ प्राइवेट हो रही है। ठीक है, प्राइवेटेशन एक समय के लिए अच्छा है, कुछ समय के लिए अच्छा, लेकिन आप अगर सारी चीज़ों को बेच देंगे तो फिर सरकार का क्या होगा? और होता क्या है कि अगर एक छात्र होना तो मेरी पहली प्राथमिकता है कि मैं नौकरी पाऊँ। ठीक है, उसके बाद लोग अपने परिवार की सुरक्षा की बात करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ना कि एक नहीं होता, जंगल राज चल रहा है। एक प्रतिष्ठित पद पे बैठा हुआ व्यक्ति बोल रहा हूँ मैं बुलडोजर चलवा दूंगा, सबकी गर्मी कम कर दूंगा। एक मुख्यमंत्री को ये कहाँ तक शोभा देता है आप बताइए? अगर मैं इस न्यूज़ चैनल से अगर मैं मुख्यमंत्री के बारे में कुछ अपशब्द कहूँगा तो हो सकता है कल को मेरे ऊपर केस भी हो जाए। हो ही रहा लोगों के ऊपर, आप भी जाना है। पत्रकार कितने सारे बंद हो गए हैं। तो एक प्रतिष्ठित पद पे बैठे हुए व्यक्ति जब वो ऐसी भाषा में बात कर रहे हैं तो आप सोच सकते हैं उनकी मानसिकता कैसी है। बात जंगल राज की रही तो मैं ये बता रहा हूँ कि आप देख रहे होंगे यूपी में बहुत सारे एनकाउंटर, एक जाति विशेष के लोगों का एनकाउंटर नहीं हुआ है, और सारे माफिया उन्हीं जाति विशेष के लोगों से आते हैं। ठीक है, सिर्फ जो दबे कुचले व्यक्ति हैं उनके ऊपर प्रशासन बहुत
जबरदस्ती कर रहा है और बहुत सारे बुलडोजर खास लोगों के ऊपर चल रहा है। चल रहा है खास लोग। ठीक है, हाँ जी जी जी, हाँ जो भाई ने बोला कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं नौकरी पाने के लिए, तो क्यों ना हम लोग ये संकल्प हम लोग अपने अंदर ले लिया जाए कि हम लोग पढ़ाई करें खुद रोजगार करने के लिए, खुद की रोजगार खोजा जाए। भाई आप सरकारी नौकरी के पीछे क्यों पड़े हैं, आप खुद की रोजगार बनाइए ना। तो आप बिल्कुल सरकार की और उनकी भाषा बोल रहे हैं। विदेशों में अब देखिए, आप सरकार नहीं रोजगार देगी तो सरकार नहीं देगी तो लोग खोजेगा ही। आप विदेशों में जाइए, वहाँ के लोग खुद की रोजगार सृजन करते हैं और वो आज करते हैं ना, वहाँ बेरोजगारों को ना आपको पता है फेलोशिप मिलती है, और इतनी फेलोशिप मिलती है कि विदेशी आके यहाँ आराम से मौजते हैं। ठीक है, जो आप रोजगार की बात करें, उनको इतना पैसा मिलता है फेलोशिप की, अगर वो बेरोजगार हैं तो छात्र के रूप में। ठीक है, तो आप ऐसी एक छात्र कैसे रोजगार पैदा करेगा जब वो उसके पास पढ़ने तक के लिए पैसा नहीं है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ नॉर्मल चीजें सेंट्रल, आप अगर शिक्षा भी प्राइवेट होगी तो जाहिर सी फीसें बढ़ा दी गई हैं, प्राइवेटेशन नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, और जो दूसरी बात ये थी कि जंगल राज वाली मैं बात कर रहा था, मैंने एक जाति विशेष वर्ग की बात की। ठीक है, तो उनके ऊपर बाबा जी की विशेष कृपा है और उनका कुछ नहीं हो रहा है। गुंडों माफियाओं को हटाने की बात करते हैं, सारे गुंडे माफिया उन्हीं पार्टी में भरे हुए हैं। और मैं बताता हूँ, मैं यादव हूँ। ठीक है, हमारे आजमगढ़ में क्या है ना, हमारे थानों में क्या है, यादवों के लिए अलग रजिस्टर लगा हुआ। ठीक है, कि अगर आप यादव हो तो आपके लिए अलग से आपके ऊपर केस बनेगा। ये कहाँ का नियम है? वो कहते हैं कि आप जाति की बात, देखिए आप आपकी बात का ये भी समर्थन कर रहे हैं। अगर आपकी जाति की बात कर रहे हैं आप, ठीक है, मैं देखा हूँ, मेरे घर वालों के ऊपर हुआ, मुझे पता है। यही एक बात बताइए, यही आरोप तो अखिलेश यादव के ऊपर भी लगते हैं। बात सुनिए ना, अखिलेश यादव के ऊपर लगता, मैं बता रहा हूँ, जो लोग ये कह रहे हैं ना कि परिवारवाद की बात करते हैं, जिस व्यक्ति के पास परिवार ही नहीं है वो परिवार के बारे में क्या सोचेगा, आप ही बताइए ना। ये भी देखिए, और जो लेकिन भैया जो परिवार को सोचेगा वो समाज को क्या सोचेगा। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन अगर आप परिवारवाद पे ध्यान देने लगेंगे तो समाज का विकास संभव नहीं है। आप एक राष्ट्रीय पार्टी की देख लीजिए, पूरे भारत भ्रमण करने के बाद वो पार्टी फिर से अपने घर पे आके उतर रही है। उनको पूरे भारत में कोई एक सदस्य भरोसे लायक नहीं लग रहा है। जो मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ कि जो किसी और पे भरोसा कर पाए। तो परिवारवाद एक मुद्दा है। देखिए, किसी दूसरे पार्टी को आप ब्लेम करिए, ये अच्छी बात है, लेकिन आप परिवारवाद का समर्थन कर रहे हैं तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। परिवारवाद की समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस व्यक्ति के बताइए, परिवारवाद के खिलाफ बोल रहे हैं। ये कैंट विधानसभा पड़ता है, 1991 से लगातार एक ही परिवार का विधायक यहाँ पर है। 1991 से लगातार ज्योत्सना श्रीवास्तव, फिर उनके पति, और फिर उसके बाद सौरभ श्रीवास्तव, और इस बार भी वो चुनाव लड़ रहे हैं फिर दोबारा। 5 साल में उनका चेहरा कभी नहीं दिखता है। आते हैं लास्ट में वोट मांगने के लिए। बाढ़ आता है नगवा में तो देखने नहीं आते हैं, फिर जब वोट मांगना होता है तो वोट मांगने आते हैं। ये परिवारवाद, भाई परिवारवाद तो वो भी है ना, मतलब आप इनसे मैं किसी चीज ये बताइए कि छात्रों के, युवाओं के, आपके मुद्दों में यहाँ परिवारवाद से तो कोई बहुत मतलब नहीं है। शासन प्रशासन में जो होगा वो आपके लिए क्या काम कर रहा है, आपका मतलब उससे होना चाहिए। और मेरा सवाल भी वही है कि वो सरकारें, वो राजनीतिक दल आपके लिए कितना काम। मैं जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, एक छात्र होने का मतलब केवल शिक्षा से ही नहीं होता है। छात्र पूरे समाज से जुड़ा होता है, उसका परिवार होता है, परिवार समाज में रहता है और वो समाज देश में रहता है। तो वो आप किसी भी उस परिवार में आप पढ़े लिखे को नहीं पाएंगे जहाँ उसका बैकग्राउंड ही आतंकी टाइप का है। तो मतलब एक छात्र का विकास उस समाज में होता है, उस परिवार में होता है जहाँ के लोग पढ़े लिखे हों, जहाँ के बाकी चीज़ें, जैसे जहाँ गरीबी नहीं है, जहाँ एक स्तर है पढ़ने का। आप भूखे पेट अगर आप किसी को पढ़ाना चाहेंगे तो आप नहीं पढ़ा पाएंगे। तो छात्रों का मुद्दा रोजगार, सब प्राथमिकता है रोजगार पे। रोजगार के साथ साथ वो समाज के वो मुद्दे भी हैं जिस पे बात होनी चाहिए, जिस पे हम लोग समर्थन होनी चाहिए। इसीलिए आपसे बात भी हम कर रहे हैं कि आप कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि स्टूडेंट्स का केवल मुद्दा ये नहीं हो सकता, उसका मुद्दा राष्ट्र का भी होता है। आप जैसे जानते हैं यूनिवर्सिटी किस लिए बनी थी, राष्ट्र निर्माण के लिए। तो यहाँ पे सोच अगर नहीं होगी राष्ट्रवादी, या फिर ऐसी सोच नहीं होगी जिससे इनोवेशन पैदा हो राष्ट्र के लिए, तो हम आगे चल के क्या करेंगे? हम बात ही नहीं करेंगे। हम अपने स्वार्थ की बात थोड़ी कर सकते हैं केवल। हमारी क्या लगता है जो मौजूदा शिक्षा प्रणाली है, जो सिस्टम चल रहा है, जो राजनीतिक और सामाजिक जो माहौल चल रहा है, उसमें आपको लग रहा है कि हम लोग उस स्तर की बातें कर रहे हैं? अभी चीज़ें सुधरी हुई हैं। पहले हम देखते थे कि कांग्रेस या जो भी सरकार थी केवल लॉलीपॉप देती थी। आप देखिए आज भी अगर हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें तो श्रीलंका को मॉनिटर कर रहा है चाइना, बांग्लादेश को भी मॉनिटर करने लगेगा। हमारी आर्मी इस लेवल पे नहीं होगी कि 2 फ्रंट वार कर सके। यूक्रेन और रसिया पे देखिए, यहाँ पे भी कल को चाइना हम पे दबाव बना सकता है, लेकिन ऐसी मजबूती नहीं। 70 साल में इन्होंने
कांग्रेस हो या बीजेपी हो, मुद्दा मेरा वो नहीं है, मुद्दा राष्ट्र है मेरा, चाहे वो मैं। लेकिन अभी थोड़ा सा सुधार हुआ है क्योंकि जनता जागरूक हुई, एक्टिव पॉलिटिक्स। कहाँ सुधार हुआ है जब सारे देश आपके फेवर में नहीं है, सबको चाइना कंट्रोल कर रहा है। तो मेरी बात सुनिए, मेरी बात ये सुनिए। पहले यूपी में अगर देखिए, अखिलेश से पहले की बात करें, अखिलेश जब आए तो थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ कि काम करने का, एक्सप्रेस वे बना, ये बनाओ। फिर वही ट्रेंड योगी ने फॉलो किया बिकॉज ऑफ अखिलेश की वजह से, ना कि उनको काम करना था। तो ये ट्रेंड फॉलो क्यों हुआ? क्योंकि जनता जागरूक हुई। थोड़ा सवाल पूछ रहे आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में देखिए 2014। मैं वही तो कह रहा हूँ, विकास के नाम पे वोट क्यों नहीं मांगे जा रहे हैं? इस समय मुद्दे बदल गए ही नहीं है ना। हम कह रहे हैं, देखिए सुनिए, अगर विकास की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, युवाओं के रोजगार की बात करेंगे, सीधा उठा के पाकिस्तान और कश्मीर लेके जाएंगे लोग। अरे उत्तर प्रदेश में है भाई, हम उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश की बात कीजिए आप। अगर कुछ भी बनता है, अगर केंद्र सरकार कुछ करवाती है तो बोलते हैं ये मोदी योगी जी ने करवाया है। जो अखिलेश जी ने जितना 100 नंबर 108 नंबर जो भी दिया था, सबका नाम चेंज कर रहे हैं। ठीक है मुस्लिमों का नाम चेंज किए आप, क्योंकि पहले हिंदू था, लेकिन समझ लीजिए सर कि जो 100 नंबर है से 112 करने का क्या मतलब है, बताइए हमको। आइए आप बात करें तो यहाँ आइए, बात करिए। हाँ, बात करेंगे आप, आ जाइए इधर। हाँ जी, जो आप कह रहे थे ना, एक छात्र होने के नाते मतलब कि पहला होता है कि हम और चीज़ ना सुनिए, अपने रोजगार की बात सोचिए। मैं बताता हूँ, एक छात्र होता है, ठीक है, तो अक्सर छात्र स्पोर्ट्स में भी होते हैं, आप भी जान रहे हैं, मतलब मैक्सिमम बच्चे होते हैं खेलकूद में। मैं यहाँ पावर लिफ्टिंग करता था, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। इस समय आप जान रहे BCCI का अध्यक्ष कौन, बता दीजिए आप। अमित शाह के लड़के हैं, जैसा है वो वहाँ परिवार नहीं, उनको क्रिकेट के बारे में क्या जानकारी है? वहाँ परिवार नहीं चला। एक तड़ीपार व्यक्ति देश का गृह मंत्री बना हुआ है, इससे बड़ा दुर्भाग्य हो ही नहीं सकता देश का, ठीक है। रोजगार के लोग बात ही नहीं करते, लोग क्या कहेंगे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। मुस्लिमों को बीजेपी सरकार, बात बताइए आपको, आप ये एक सेकंड, आप ये बताइए कि अगर नई सरकार आएगी, आपको कहना है कि इस सरकार ने रोजगार नहीं दिया, उनके पास कौन सा? मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ जवाब देना चाहूँगा। देखिए, मैं किसी पार्टी से लाइंस नहीं हूँ। देखिए, रोजगार की बात चाहता भी कुछ छात्र जो है पार्टी की बात ना करें। नहीं, देखिए, रोजगार की बात हम करेंगे। अगर आप थोड़ा सा भी पॉलिटिक्स इंडिया की समझ रहे हैं पीछे से, तो देखिए कि कांग्रेस का एक काम था कि वो लॉलीपॉप देती थी। आप 2014 जब ये मनमोहन की सरकार 10 साल के लिए बनी, उससे पहले इन्होंने 70 नहीं सर, एक लॉलीपॉप वाली परिभाषा भी समझनी पड़ेगी। हाँ, आपके पास ऑप्शन क्या है? देखिए, आप विरोध कर सकते हैं, अच्छा विरोध करिए, तभी सरकारें काम करेंगी, हम यही कर सकते। लेकिन आप अगर बात करें केंद्र में, तो नितिन गडकरी का आप काम क्यों नहीं दिखाते? कांग्रेस ने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया? नितिन गडकरी ने कितना अच्छा काम किया और इतना अच्छा कर रहे हैं। आज देखिए, मणिपुर दिल्ली से नहीं जुड़ पाया था। अब इधर साउथ में, हम लोग यहाँ उत्तर प्रदेश में रहते हैं, साउथ के बारे में कुछ नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? कोई कनेक्टिविटी नहीं है। कोई कनेक्टिविटी है क्या? नहीं है। उत्तर प्रदेश का बात करना चाहिए। अगर हम लोग पाकिस्तान, वहाँ कोई मतलब, चुनाव इस समय चल रहा है, 10 तारीख बात तो बिल्कुल कर सकते हैं, हिंदुस्तानी है हम। एक बात और बता रहे हैं सर, सुन लीजिए। मैं बोलना चाहता हूँ, रोजगार पे मैं बोलना चाहता हूँ। रोजगार की बात है, हाँ, रोजगार की बात ये थी कि देखिए, रोजगार इन्होंने बहुत कम किया, बहुत ज़्यादा कम किया। लेकिन एक बात और हमें ये समझनी चाहिए कि देश के हित में क्या है। हमें अब इनोवेशन लाना होगा, मैन्युफैक्चर करना होगा। आज हम चिप नहीं बनाते। अगर किसी को इन्फॉर्मेशन हो, 10 लाख गाड़ियाँ इसलिए नहीं बात, मैं आप लोगों से ये जानना चाह रहा हूँ कि ये सारी बातें आप लोग कर रहे हैं, आप लोगों को लग रहा है कि जो राजनीतिक दल चुनाव में है, जो फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, क्या उनके जहन में भी ये बातें हैं युवाओं की? देखिए, सबसे पहले जो ये कह रहे हैं, राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो इनको पहले ये समझना चाहिए कि राष्ट्र क्या है। राष्ट्र ये सड़कें राष्ट्र नहीं होते। राष्ट्र इस देश के लोग राष्ट्र होते हैं। इस देश के लोग राष्ट्र होते हैं। और जो इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने लॉलीपॉप दिया है, RTI एक्ट किसने लेके आया, ये भी इनसे पूछ लीजिए। मनरेगा कौन लेके आया? नहीं, वो पता नहीं लॉलीपॉप क्यों कह रहे थे, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। मनरेगा पे इनकी सरकारें ही 60 करोड़ रुपए इन्हीं की सरकारें आवंटित करती है। भाजपा की ही सरकार आवंटित करती है। इस लॉकडाउन में यदि कोई एक जरिया बना लोगों के घर को चलाने को, तो मनरेगा ही बना। वो मनरेगा ही था जो कि इस देश की इकोनॉमी को बचा के रखा इस कोविड के लॉकडाउन में।
देखिए सरकार जो 5 सालों में जितनी जो सरकार रही है योगी जी की, इस सरकार में बिल्कुल काम नहीं हुआ है, ऐसा कहना बिल्कुल बेईमानी होगी। काम हुआ है, आस्था को लेकर सम्मान हुआ है और होना भी चाहिए। अवैध संपत्तियों का जिस तरीके से हुआ है होना भी चाहिए, लेकिन विद्यार्थियों पे जिस तरीके का कहर ढाया जा रहा है और गाँवों को लेके जो सबसे बड़ी जो समस्या है कि गाँवों को इग्नोर किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में भी और देश में भी, उसी पे और कैपिटलिज्म को जिस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है, सब प्राइवेट सेक्टर, सीधा हम कह रहे हैं कि निजीकरण जिस तरीके से किया जा रहा है, यह छात्रों के गले को रेतना हुआ। इसके लिए मैं अपना बात खत्म करना चाहूँगा। दुष्यंत कुमार की एक शेर है कि तुमने इस तालाब में रोहू पकड़ने के लिए छोटी छोटी मछलियां चारा बनाकर फेंक दी, तुम ही खा लेते, सुबह को भूख लगती है बहुत। तुमने बासी रोटियां नाहक उठाकर फेंक दी, इस अंधेरे बंद कमरे में धुआं सा भर गया, तुमने जलती लकड़ियां शायद बुझाकर फेंक दी। क्या बात है भाई, बताइए ये इनकी जो चिंता है कि छात्रों और युवाओं की बात और प्राइवेटाइजेशन, उसको लेकर के बड़ी नाराजगी है। क्या वास्तव में प्राइवेटाइजेशन युवाओं के हित में नहीं है? कि नहीं है, नहीं है। जब से प्राइवेट फिर भी सरकार क्यों कर रही है, करती जा रही है लगातार? अब किस लिए करें तो उन्हीं जानेंगे भाई, हम तो जानेंगे नहीं। हम लोग को तो वैकेंसी चाहिए, वैकेंसी देंगे। जब प्राइवेटाइजेशन कर देंगे तो वैकेंसी कहाँ मिलेगी? देख रहे हैं कितनी भर्ती आ रही है, 4 साल से भर्ती आ रही रेलवे की, कब से आई है? 4 साल हो गई, 3 साल आ गई। हम लोग फर्स्ट ईयर में तब से भर्ती आई है, वो लोग अभी तक क्लियर नहीं हुआ, बुढ़ा दिया, लटकाया जा रहा है। बुढ़े हो जाएंगे तब तो ज्वाइनिंग कराएंगे। ये कोई होता है? बताइए, आप ही बताइए ना, देख रहे हैं। एक छात्र का मोटिवेशन क्या होता है? तो बिल्कुल वही तो मेरा तो सवाल बार बार यही है कि छात्रों के ये मुद्दे अगर नहीं है सरकारों के एजेंडे में, राजनीतिक दलों के एजेंडे में, तो छात्र इनको लेकर के क्या कर रहे हैं? छात्र सीख दे रहे हैं राजनीतिक दलों को यही सीख दिया जा रहा है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं छात्र के हित में काम करें, और एक अलग से, अगर उनके बस की बात नहीं है तो एक अलग से संस्था बनाएं जो इस छात्रों के बारे में सोचे। अगर उनको केवल लड़ाई कराना है, ये हिंदू है, ये मुसलमान, ये क्या है हिंदू मुसलमान? क्या देश को आज़ाद कराने में मुसलमानों का हाथ नहीं है? ये बताइए, कितने मुसलमान यहाँ पे आए और देश के लिए काम किए, और देश को आज़ाद कराने में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो ये कोई मुद्दा नहीं होता है। ये अंग्रेजों का, ये जो भाजपा कर रही है ना, हम सीधे बोल रहे हैं, जो भाजपा कर रही है ना, ये अंग्रेजों का मुद्दा था, और यही अंग्रेज करके, हिंदू मुसलमान करके लड़ाकर और राज किए इतने दिनों तक। यही हाल ये भाजपा सरकार कर रही है। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों का ये कहना है, जाहिर तौर पर जिस तरीके का राजनीतिक मुद्दों को लेकर के एक विभाजन पूरे समाज में दिखाई पड़ता है, यहाँ भी है, लेकिन इन छात्रों की ये चिंता ज़रूर है कि छात्रों की, युवाओं की जो समस्याएं हैं, बेरोज़गारी है और चीज़ें हैं, शिक्षा है, उनको लेकर के सभी राजनीतिक दलों को उस पर सोचना होगा। यदि नहीं सोचा गया, नहीं सोचे लोग, तो उसका खामियाजा भी राजनीतिक दलों को भुगतना पड़ेगा।